NPCIL ने 193 नर्सों व अन्य पदों पर रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने नर्सों और अन्य पदों पर भर्ती के कुल मिलाकर 193 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 26 रिक्तियां नर्स ए पुरुष महिला पद के लिए, 3 रिक्तियां लैब टेक्नीशियन, 4 फार्मासिस्ट के लिए और 158 रिक्तियां स्टाइपेंड्री के लिए है तथा बाकी वैकेंसी के लिए है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://npcilcareers.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस वर्ष नहीं बढ़ेगा जमीन रजिस्ट्री शुल्क। उत्पाद एवं मद्य निषेध निबंधन विभाग के पास नए वित्तीय वर्ष में राज्य में जमीन के निबंधन शुल्क में बढ़ोतरी करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष जमीन के निबंधन शुल्क में पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बता दें कि राज्य में मौजूद सभी जमीनों का वर्गीकरण किया जा सके, इसके लिए विभाग के अवर निबंधक समेत अन्य अधिकारियों की 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो सभी जिलों से जानकारी प्राप्त कर जमीन वर्गीकरण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वहीं इस प्रक्रिया के पूरा किए जाने के बाद ही राज्य सरकार के द्वारा जमीन को लेकर आगे की कोई पहल की जाएगी और रजिस्ट्री दर का निर्धारण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतिम बार MBR में 2016 में बढ़ोतरी की गई थी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए इस दिन से आवेदन होंगे शुरू। अगर आप भी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य भर के करीब 330 कॉलेजों में लगभग 35,000 सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन की तारीख निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित की गई तारीख के अनुसार आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 15 से 20 फरवरी के बीच प्रारंभ होगी और इसका प्रवेश परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। वहीं अगर एडमिट कार्ड जारी होने की बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार यह एडमिट कार्ड मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकन की प्रक्रिया किसी भी हाल में 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी और जुलाई से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। आज समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश पहुंचेंगे कटिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समाधान यात्रा के तहत कटिहार पहुंचेंगे, जहां उनके सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बता दें कि नीतीश कुमार आज जिले के कोडा प्रखंड अंतर्गत दिघरी पंचायत पहुंचेंगे और वहां के विकास कार्यों का जायजा लेंगे और साथ ही लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार यहां प्रधानमंत्री मत्स्य योजना अंतर्गत 5,50,000 से निर्मित 1 एकड़ 33 डिसिमल स्थित पर बने पोखर का उद्घाटन करेंगे और साथ ही 7 निश्चय योजना अंतर्गत 3,01,000 रुपया से निर्मित सामूहिक नलकूप योजना का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 2,000 स्क्वायर फीट पर निर्मित सिर नेट का भी नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। इन सब के साथ मुख्यमंत्री जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के सभागार में जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसी क्रम में समाहरणालय के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिहार के नालंदा में मिली 1200 साल पुरानी मूर्तियां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के नालंदा में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास से जल और पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली परियोजना के तहत एक तालाब से गाद निकालने के दौरान करीब 1200 साल पुरानी 2 पत्थर की मूर्तियां मिली है। हालांकि अब तक इन दोनों मूर्तियों को लेकर न तो ASI के द्वारा और न ही प्रशासन के द्वारा कोई विस्तृत जानकारी दी गई है, लेकिन उनका कहना है कि इस मूर्ति को नालंदा संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार से भारतीय ट्रेजर ट्रोव अधिनियम 1878 के प्रावधानों के अनुसार इन मूर्तियों को तुरंत सौंपने का स्थानीय लोगों से अनुरोध किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी नालंदा में कई पुरातत्व अवशेष मिल चुके हैं। साइबर साथियों से ऐसे निपटेंगे बिहार पुलिस। इन दिनों बिहार में साइबर अपराध की घटना में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में बिहार पुलिस साइबर साथियों से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। बता दें कि इस तैयारी के तहत एक बड़ा कॉल सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें 24 घंटे लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा। इस बात की जानकारी ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई है। बता दें कि इस कॉल सेंटर के खुल जाने से लोग अपनी शिकायतें किसी भी समय कॉल कर बता सकते हैं। इस कॉल सेंटर का निर्माण आर्थिक अपराध इकाई मुख्यालय में किया जाएगा, जिसमें डायल 1930 काम करेगी। मालूम हो कि इस कॉल सेंटर के निर्माण होने के बाद एक बार में 30 कॉल को रिसीव किया जा सकेगा। वहीं हर घंटे की शिफ्ट में 30 लोगों की टीम काम करेगी।
पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण पर हाईकोर्ट का अहम निर्देश। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के द्वारा राज्य में एयरपोर्ट के मामले के संबंध में अभिजीत कुमार पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गया। इस दौरान कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पटना और बिहटा में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने को कहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के द्वारा कहा गया है कि राज्य में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है, जबकि अन्य राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जबकि ये बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है, जिसे कोर्ट के द्वारा अस्वीकार कर कहा गया है कि यह मामला जनहित के अंतर्गत नहीं है और छोटे एयरपोर्ट पर बड़े हवाई जहाज कैसे आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर राज्य के आसपास दूसरे राज्यों में इस तरह के एयरपोर्ट है तो बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर विचार करने का आदेश केंद्र और राज्य सरकार को दिया गया है। बिहारी पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे मिथिला शक्तिपीठ के बारे में। मिथिला शक्तिपीठ बिहार के सबसे सुंदर हिंदू मंदिरों में से एक है। मिथिला शक्तिपीठ में माता सती का बाया कंधा गिरा था। कहा जाता है कि देवी सती ने अपने पिता राजा दक्षिणेश्वर द्वारा आयोजित हवन की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव माता की शरीर को लेकर पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्हीं 51 भागों में से सती का बाया कंधा इस स्थान पर गिरा था। यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में शक्ति को उमा या महादेवी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को महोदर के रूप में पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाते हैं। सर सीवी रमन टैलेंट सर्च परीक्षा में भाग लेने के लिए बिहार के छात्रों के पास आखिरी मौका। ऐसे छात्र जो सर सीवी रमन टैलेंट सर्च परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, यह खबर उनके लिए है। बता दें कि इसमें भाग लेने वाले इच्छुक छात्रों के लिए आज का दिन आखिरी मौका है, क्योंकि आज इसके लिए आवेदन करने का अंतिम दिन है। वहीं आवेदन करने के बाद छात्र अपने प्रवेश पत्र 10 से 12 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 17 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। मालूम हो कि इस परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक छात्र छात्रा आवेदन करने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में बिहार के बच्चों का कमाल। बिहार के बच्चों के द्वारा बनाए गए 2 प्रोजेक्ट्स को अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में A+ की ग्रेडिंग मिली है। बता दें कि पटना के हर्ष कुमार और अमित कुमार के कंबाइंड प्रोजेक्ट को जहां A+ ग्रेडिंग मिली है, तो वहीं प्रणव सुमन के प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग A+ ग्रेडिंग मिली है। इन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और सिटीजन से नवाजा गया है। इस प्रतियोगिता में आउटस्टैंडिंग A+ ग्रेडिंग मिलने के बाद अब प्रणव का सिलेक्शन IRIS नेशनल फेयर में हुआ है। IRIS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विजेता छात्रों को अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। प्रणव अगले साल जनवरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में देश विदेश से कुल 800 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 20 बच्चों को A+ ग्रेडिंग दिया गया है। प्रदेश के उत्तर के जिलों में सताएगी ठंड। बिहार में एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। बता दें कि बीते दिन राजधानी के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 48 घंटे में प्रदेश के उत्तरी भागों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहने वाला है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने वाला है। इन दिनों पछुआ हवा की रफ्तार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। इधर मौसम के जानकारों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है, यानी कि इन दिनों ठंड जैसे हालात दिखने वाले हैं। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में ठंड एवं कोहरे जैसे हालात रहने वाले हैं। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार को रेल परियोजनाओं के लिए बजट में मिले 8,505 करोड़। साल 2023-24 के बजट में बिहार के रेल परियोजनाओं के लिए बजट में 8,505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार में 87 रेलवे स्टेशन, दोहरीकरण, नई लाइन बिछाने और दूसरे कामों पर बजट में आवंटित राशि को खर्च किया जाएगा। दरअसल इस बात की जानकारी अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री है, उनके द्वारा शुक्रवार को हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उन्होंने कहा कि रेलवे की टीम इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य को बिना राजनीति के पूरा सहयोग देना चाहिए। बताते चले कि DRM द्वारा यह बताया गया है कि पटना से हावड़ा और पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। साथ ही साथ वैष्णव द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के तहत राज्य सरकार को भी काम करना चाहिए।
राजधानी पटना की सड़कों पर चलेगी 61 नई सीएनजी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा संचालित बस सेवा में 75 नई सीएनजी बसों को शामिल किया गया है। इनमें 25 एसी और 50 नॉन एसी बसें शामिल है। मालूम हो कि इन 75 बसों में से 61 बसों को सिटी बस सेवा में शामिल किया गया है। इन 61 बसों में 21 एसी और 40 नॉन एसी बसें हैं। बता दें कि इन बसों के परिचालन की शुरुआत होने से नगर सेवा बसों की कुल संख्या बढ़कर 145 हो जाएगी। वहीं इन 61 सीएनजी बसों के आने से सिटी बस सेवा पूरी तरह डीजल मुक्त हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन बसों को सिटी बस के बेड़े में शामिल होने के साथ ही 50 डीजल बसों को सिटी बस सेवा से निष्कासित भी किया गया है। इससे पटना में पर्यावरण प्रदूषण का स्तर भी काफी कम होगा। अग्निवीर भर्ती के चयन प्रक्रिया में हुआ ये बदलाव। अग्निपथ योजना के अंतर्गत हो रही अग्निवीर भर्ती के चयन प्रक्रिया में इंडियन आर्मी के द्वारा बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब उम्मीदवार को पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी और उसके बाद फिजिकल व मेडिकल टेस्ट देना होगा। बता दें कि इस नियम में इसलिए बदलाव किया गया है ताकि अग्निवीर भर्ती रैली में उमड़ी युवाओं की भीड़ पर नियंत्रण किया जा सके। इससे पहले उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट लिए जाते थे और उसमें सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 15 फरवरी से की जा सकती है और इसकी लिखित परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित की जाएगी, जो 200 जगहों के लिए होगी। केके पाठक के वीडियो पर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। कुछ दिनों पहले मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बिहार के लोगों और अपने जूनियर अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करते नजर आ रहे थे। वहीं अब एक बार फिर उनका एक और दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पुराने वीडियो की जानकारी होने की बात बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक पहला वाला वीडियो ही देखा है और वह देखकर लगता है कि वह माफी के काबिल नहीं है। उनके खिलाफ जरूर कोई कदम उठाया जाएगा। बता दें कि केके पाठक अपने दूसरे वीडियो में लगातार गाली देकर बुरा बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके आसपास कई अधिकारी और महिला अफसर भी मौजूद थे और वे सभी को धड़ाधड़ गाली दिए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सम्राट चौधरी का बयान। इन दिनों ऐसी खबर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी को लेकर बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बड़े भाई है। अगर उनके तरफ से बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव आता है तो उस पर हमारी पार्टी के द्वारा जरूर सोच विचार किया जाएगा। बता दें कि उन्होंने यह सभी बातें बीते दिन बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कही। इसके साथ ही उन्होंने केके पाठक के बयान को लेकर भी नीतीश कुमार को अपने निशाने में लिया और कहा कि ऐसे अधिकारियों को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी शर्म बची है तो तुरंत वह केके पाठक के खिलाफ कार्रवाई करे।